नमस्कार। वादे के मुताबिक हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर उपचुनाव का विश्लेषण भाग 2। तो आज हम इस विश्लेषण में बात करेंगे उन कारकों की जो कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तीनों सीटों पर बराबर रूप से काम करेंगे। तो आज के विश्लेषण में सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस की। सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा कारक रहेगा उसके पक्ष में वो है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में अगर कोई सर्वमान्य नेता है कांग्रेस में तो वो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और अगर भाजपा में नाम लिया जाए तो वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तीसरा नंबर आता है सचिन पायलट का, जिनकी युवाओं में खासी अपील है, कनेक्ट है उनका। तो कांग्रेस का पहला असेट हुआ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरे नंबर पे अगर बात करें जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है बात, वो है दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन। इस आंदोलन की वजह से किसान, खासकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान, वो खासे रुष्ट हैं भाजपा से, मोदी सरकार से, और इसके चलते ये जो नाराज़गी है इन उपचुनावों में मुख्य रूप से सामने आ सकती है। तीसरी बात जो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी वो है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम। किसानों में, ग्रामीणों में, यहाँ तक कि मिडिल क्लास में भी इन पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर खासी नाराज़गी है। कोई बड़ी बात नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार इन उपचुनावों से पहले शायद 4-5-6 रुपए आपको पेट्रोल और डीजल में राहत दे दे। वो एक विज्ञापन था, दाग अच्छे हैं, तो चुनाव भी तब अच्छे लगते हैं जबकि जनता को कोई राहत देती है सरकारें। बहरहाल कांग्रेस ने इन चुनावों की तैयारी खासी पहले शुरू कर दी थी और किसान सम्मेलनों के जरिए बाकायदा एक कनेक्ट बनाया। खुद राहुल गांधी प्रदेश में आकर एक सभा करके गए। तो कुल मिला के कांग्रेस की ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। अब बात करें हम मुख्य प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा असेट है उसके पक्ष में बात जाती है वो है उसका संगठन। और ये बात अब उन्होंने साबित कर दी पिछले दिनों हुए पंचायत चुनावों के नतीजे से कि अब उनका संगठन ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया है। तो पहला कारक जो उनके पक्ष में जाता है वो है उनका उत्साहित और कमिटेड जो पार्टी काडर है वो। दूसरी चीज़ जो उनके फेवर में जाती है वो है आरएसएस जो कि चुनाव हो या न हो लगातार सामाजिक संपर्क अपना बना के रखती है। लेकिन यहाँ ये याद रखने की बात है कि आरएसएस की शाखाएं अभी भी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, गाँव में नहीं है। इसलिए पार्टी का संगठन ही भाजपा का सबसे बड़ा एसेट साबित होगा आने वाले चुनाव में, ये बात तय है। लेकिन बस इन 2 फैक्टर्स के बाद में जैसे ही आप आगे नज़र बढ़ाते हैं तो भाजपा में सब गड़बड़ है। भाजपा में गड़बड़ नंबर 1 ये है कि जो अधिकृत संगठन है वो है, उसके मुखिया हैं सतीश पूनिया। लेकिन हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर संभाग में जो अपनी यात्रा निकाली थी उसमें लगभग 50 व्यक्ति ऐसे संगठन के मौजूद थे जो कि सतीश पूनिया के लिए चिंता का विषय है। 50 लोग थे जिनमें शामिल थे पूर्व और वर्तमान विधायक, पूर्व और वर्तमान सांसद और पूर्व और वर्तमान पार्टी पदाधिकारी। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को एक रविवार को अपने नेताओं को फ़ोन करके ये कहना पड़ा कि भाई लोग, आप लोग जयपुर आओ, विधानसभा चल रही है और आपको वहाँ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अपना दायित्व विधायक का निभाना चाहिए जयपुर आके। तो बहरहाल इस बात से ये स्पष्ट है कि भाजपा एक बटा हुआ घर है। अब सवाल ये, इस बटे हुए घर को एक कैसे किया जाए, तो उसका जवाब बहुत सीधा है। अगर भाजपा का केंद्रीय कमांड जो है, हाई कमांड, वो ये तय कर ले कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इन उपचुनावों की कमान दी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो चुनाव के नतीजे हैं वो अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन जो लोग केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जानते हैं, जेपी नड्डा को जानते हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे के सामने यूं घुटने नहीं टेकेगी। तो कुल मिला के जब वसुंधरा राजे एक हाशिए पे बैठी होंगी, स्टार प्रचारक में शामिल नहीं होंगी, और सतीश पूनिया अपने दल बल के साथ इन तीनों क्षेत्रों में जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर सीमित ताकतें हैं, जैसे गुलाब चंद कटारिया राजसमंद, राजेंद्र सिंह राठौड़ सुजानगढ़ और भीलवाड़ा में ट्रेडिशनल पार्टी काडर सहाड़ा में। तो कुल मिला के भाजपा के पास सिर्फ संगठन की शक्ति है जो उसको जो भी वोट मिलेंगे वो दिलाएगी। तो ये तो बात हुई दोनों प्रमुख जो दल हैं राजस्थान के उनके, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है।
अब कहानी का तीसरा कोण है हनुमान बेनीवाल, आरएलपी। मत भूलिएगा, उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर केंद्रीय भाजपा सरकार से अपने रिश्ते तोड़े और उसके बाद बाकायदा किसान आंदोलन में शामिल हुए। तो देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल सबसे ज़्यादा डेंट किसको देते हैं, अपने जाट वोटों से कांग्रेस को या फिर झटका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वैसे एक बात स्पष्ट है, हनुमान बेनीवाल की जो मेजर अपील है वो सुजानगढ़ सीट पर रहेगी। भीलवाड़ा में और राजसमंद में उनका कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो राजसमंद की सीट है या उस पर बिल्कुल खुला मैदान है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। वहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, जिसने पिछले अभी 1 महीना पहले जो हिंसा हुई थी दक्षिणी राजस्थान में, उसके ज़रिए यूथ के साथ कनेक्ट बना लिया आदिवासियों में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खतरा है। यहाँ मैं आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूँ। हमारे सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर सीपी जोशी, विधानसभा स्पीकर और जो कि राजसमंद के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनके और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के बीच एक गुप्त अंडरस्टैंडिंग हुई है और इस गुप्त अंडरस्टैंडिंग के तहत राजसमंद की सीट कांग्रेस को और बाद में वल्लभनगर की सीट जाएगी भाजपा को। यह मैं आज आपको एडवांस में बता रहा हूं, यह मेरे सूत्रों से मिली सूचना है और पुख्ता आधार पर आपको यह कह रहा हूं। गुलाब चंद कटारिया और भाजपा वल्लभनगर में जनसेना के वर्चस्व से बहुत तंग है। जनसेना जो कि वसुंधरा राजे के नज़दीक है। मत भूलिएगा कि वल्लभनगर के चुनाव जब भी होंगे तब या तो कांग्रेस कोई कमज़ोर कैंडिडेट देगी और या फिर उस टिकट के लिए सीपी जोशी बिल्कुल अपना अंगद का पैर जमा देंगे। तो कुल मिला के आज हमने बात की उन फैक्टर्स की जो कि पूरे प्रदेश पे लागू होंगे और एक भविष्यवाणी के साथ अगले चुनाव उपचुनाव विश्लेषण में हम फिर हाजिर होंगे। तब एक एक सीट की माइक्रो लेवल पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।